देखेंगे शिल्प और उद्योग। शिल्प और उद्योग, तो शिल्प और उद्योग का जो दौर चल रहा था ये 18वीं शताब्दी का दौर है, 18वीं सदी का दौर है। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे व्यापार के पर्पज से भारत में धीरे धीरे अपना अधिकार जमाया, लोगों को अपने अधिकार के प्रति जागरूक करने के अलावे और बहुत सारा अपना प्रॉब्लम उन लोग को झेलना पड़ा। तो उसका कंपनी का जो अपना नियम था वो थोपा गया। ओके, तो हम लोग देखेंगे कि कैसे भारत में शिल्प और उद्योग से अंग्रेजों को फायदा हुआ और यहाँ भारत का जो अपना उद्योग था वो कैसे नुकसान पहुंचा। तो जो व्यापार होता था, भारत का पश्चिमी तट था, भारत का पश्चिमी तट यानी कि गुजरात था। गुजरात के बंदरगाह से होता था, गुजरात का बंदरगाह से आयात किया जाता था कपड़ों का, शिल्प का, और बहुत सारे रेशम के कपड़े थे, ऊनी कपड़े थे, इनका उत्पादन होता था। तो हम लोग देखेंगे कि बंगाल में क्या होता था 1750 के आसपास, 1750 के आसपास का दौर है। 1750 के आसपास के दौर से पहले, 1750 से पहले भारत पूरे विश्व में शिल्प उद्योग के लिए, कपड़ा के लिए पूरा नंबर 1 में था। पूरा ऑल ओवर इंडिया का जो अपना वस्त्र का व्यापार था वो पूरा फल फूल रहा था, यानी कि सबसे आगे था, पूरे विश्व में सबसे आगे था भारत का उद्योग। तो हम लोग देखेंगे कि 1750 के बाद कैसे भारतीय कपड़ा का बाजार यूरोप के लोग लेने लगे, अंग्रेजों के द्वारा अधिकार जमाया जाने लगा। तो होता क्या था, यहाँ का बंगाल जो था, बंगाल में 1750 से पहले, भारत में 1750 से पहले भारतीय लोगों का शासन था, यहाँ के लोग रहते थे। ओके, तो उसके बाद का भारत हम लोग देखने का कोशिश करेंगे कि 1750 के बाद क्या हुआ, बंगाल अंग्रेजों का हो गया, उन्होंने भारत को गुलाम बना लिया। उसके बाद क्या हुआ, जो उद्योग थे यहाँ के बुनकर, बहुत सारे बुनकरों का नाम अभी भी अंग्रेजी के किताबों में लिखा गया है, बहुत सारे अंग्रेजी के किताब में यहाँ के बुनकरों का नाम मिल जाएगा, अंग्रेजी वर्ड मिल जाएगा, जो कि बुनकर बहुत फेमस थे कपड़ा का व्यापार के लिए, कपड़ा को बुनने के लिए। यहाँ तक कि यूरोप का पूरा बाजार, जहाँ बड़े बड़े महाराजा और महारानी लोग जो थे भारत के कपड़ों से, भारत के शिल्प से और भारत के जो वस्त्र होते थे उससे अपना पोशाक बनवाते थे। तो क्या हुआ, जो यूरोप के व्यापारी थे, यूरोप के और इंग्लैंड दोनों जगह के व्यापारी यहाँ भारत में अपना शासन जमाने लगे, कपड़ों का व्यापार बढ़ाने लगे। तो क्या हुआ, 17वीं सदी में क्या हुआ, बंदरगाह बनाया गया। 18वीं सदी का महत्व गिरने लगा, 18वीं सदी में बंदरगाह का महत्व गिरने लगा। तो ये हम लोगों को देखना है कि भारतीय कपड़ा का विश्व बाजार कितना था। तो 1750 से पूरा विश्व में नंबर 1 था, पूरे विश्व में सबसे आगे भारत का बाजार था, सबसे आगे भारत का बाजार था 1750 से पहले। 1750 के बाद क्या हुआ, बंगाल अंग्रेजों के अंदर आ गया। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ के जो बुनकर थे वो अंग्रेजों के लिए काम करने लगे। अब बहुत सारे यूरोप के व्यापारी क्या करते थे, भारत से जितना भी सूती कपड़ा रहता था उसको इराक का मोसुल शहर ले जाता था। इराक में एक शहर है मोसुल, इराक का शहर है मोसुल, ये भारतीय वस्त्र के बाजार के रूप में जाना जाता है। मोसुल को भारतीय वस्त्र के बाजार के रूप में जाना जाता है। यहाँ का मसलन बहुत प्रचलित था, जो बारीक बुनाई के लिए प्रचलित था। इसके बाद क्या हुआ, दक्षिणी पश्चिमी भारत का कालीकट था, दक्षिण पश्चिम का तट था केरल का, दक्षिण पश्चिम का तट था केरल का। तो सबसे पहले केरल का दक्षिण पश्चिम का तट सबसे पहले कालीकट था। कालीकट में अंग्रेजों का शासन होने लगा, कालीकट तक अंग्रेजों की पहुंच हो गई। सिर्फ अंग्रेज ही नहीं, यहाँ पे क्या हुए, पुर्तगाली लोग भी आते थे कपड़े के व्यापार के लिए दक्षिण पश्चिम में। तो कालीकट से निकला हुआ एक शब्द है हमारा कैलिको। कैलिको बुनाई के लिए प्रसिद्ध था। कैलिको क्या था, बुनाई के लिए प्रसिद्ध था, बुनकर के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के अभी भी सूरत जो है गुजरात का शहर है सूरत, यहाँ अभी कपड़ा का बुनकर में ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज्यादा नाम जाना जाता है, सूरत का नाम जाना जाता है।
कालीकट से निकला हुआ शब्द था कैलिको। तो कैलिको क्या था? कैलिको सूती कपड़ा को कहा जाने लगा। सूती कपड़े को क्या कहा जाता था? कैलिको। ऐसा ही बहुत सारा शब्द था जो विदेशी बाजार में भारतीय कपड़ा का लोकप्रियता का कहानी कहता था। बहुत सारे शब्द थे जो अभी अंग्रेजी के अक्षरों में, अंग्रेजी के किताबों में मिल जाते हैं, जो भारतीय कपड़ा का गुणगान किया करते थे। ऐसे ही शब्द थे। एक और शब्द था कैलिको के बाद हमारा सिंटज। सिंटज कोसा और बंडाना कहते थे। कोसा और बंडाना शब्द को, कोसा बंडाना, इस शब्द को क्या कहा जाता था? सिंटज। सिंटज क्या था? एक बुनकर का शब्द है। जैसे कैलिको बुनकर का शब्द है, कोसा बुनकर का शब्द है, बंडाना। उसी तरह बंडाना और कोसा को एक इंग्लिश नाम दिया गया था, सिंटज। सिंटज क्या था? पूरा इंग्लैंड का जितने भी रईस लोग थे, इंग्लैंड के जितने भी रईस खानदान से थे, रईस लोग थे, यानी कि राजा महाराजा, उन लोग सिंटज के कपड़ों से, सिंटज के बुनकर से अपना कपड़ा बनाने का काम करते थे। तो अब हम लोग देखेंगे यूरोप का बाजार कैसे भारतीय कपड़े से पट गया था। मसूलीपट्टनम हमारा आंध्र प्रदेश में है, जो बारीक कपड़ा पर छपाई के लिए प्रसिद्ध है। मसूलीपट्टनम छपाई के लिए प्रसिद्ध है। तो हम लोग देखते हैं यूरोप का बाजार में भारतीय कपड़ा का चलन कैसे बढ़ा। कि यूरोप के बाजार में, यानी कि यूरोप के बाजार में भारतीय कपड़े का महत्व, भारतीय कपड़े का कारोबार या महत्व, कपड़े का कारोबार। तो हुआ क्या? भारतीय कपड़े का जो कारोबार था पूरे विश्व में सबसे ज्यादा था। तो यहाँ के कारोबार को दबाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया कि जितने भी छींटे कपड़े थे, छींटे कपड़े का मतलब यानी कि यहाँ के बुनकर के द्वारा जो बनाया गया कपड़ा था, यहाँ के बुनकर जो कपड़े बनाते थे, यहाँ आंध्र प्रदेश में एक जगह है मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम का जो कपड़ा था वो बहुत ज़्यादा फेमस था, वहाँ का बुनकर लोग बहुत ज़्यादा फेमस था। ऐसे ऐसे कपड़े बुनकरों को दिया जाता था बुनने के लिए, जो पूरे विश्व के बुनकर भारत के कपड़ों की तुलना में बुन नहीं सकते थे, कपड़े बना नहीं सकते थे। होता क्या था, यहाँ के जितने भी इंग्लैंड के राजा महाराजा, तो जितने शासक थे जो यहाँ पे कपड़ों का कारोबार से विचलित थे, दबाने के लिए क्या सोचे कि हम लोग जो यहाँ का बुनकर जो लोग हैं, बुनकर लोग, उन लोगों का कपड़ा बंद कर दिया जाए। यानी कि हम लोग खुद पहनने के लिए, जैसे अभी हम लोग कैसे चाइना का सामान का विरोध करते हैं कि चाइनीज सामान हम लोगों को नहीं लेना है, चाइना का सामान हम लोगों को नहीं खरीदना है, वैसे ही क्या होता था, भारत के जो बुनकर थे वो तो उनका बाजार तो यूरोप में था, इंग्लैंड में था, पूरे विश्व में था। तो इंग्लैंड के लोग क्या करने लगे, यहाँ के कपड़ों का विरोध करने लगे। तो उसी के तहत 18वीं सदी के शुरुआत में, यानी कि 1320 ईस्वी में कैलिको अधिनियम पारित किया गया अंग्रेजों के द्वारा। तो इसमें क्या पाबंदी लगाया गया, जो छींटे कपड़े हैं और जो डिजाइनदार कपड़े हैं उस पर पाबंदी लगा दिया गया अंग्रेज के द्वारा कि हम लोग नहीं पहनेंगे। यानी कि इंग्लैंड के लोग इस कपड़े का बहिष्कार करना शुरू कर दिए, जिससे भारत का बाजार नरम पड़े। लेकिन फिर भी 18वीं सदी में भारत का बाजार बहुत ज्यादा था विश्व में, यहाँ कोई असर नहीं हुआ था, कोई किसी प्रकार का ये नहीं हुआ था। क्या होता था कि 18वीं सदी की शुरुआत आते आते जो भारतीय कपड़ा था वो पूरा लोकप्रिय हो गया था। इससे इंग्लैंड क्या था, बेचैन था। ऊन व रेशम के जो निर्माता थे भारतीय कपड़े का आयात का विरोध करने लगे। इसके कारण 1720 में क्या हुआ, ब्रिटेन का जो सरकार था वो दबाव में आ गया, और दबाव में आने के बाद क्या हुआ, जो छींटेदार कपड़े और डिजाइनदार कपड़े थे उन पे बैन लगा दिया गया, पाबंदी लगा दिया गया। वैसे ही हुआ क्या कि 1764 ईस्वी में जॉन के द्वारा, यानी कि इंग्लैंड खुद से अपने बुनकर बनाने लगे, बुनकरों को सिखाने लगे। उसी के क्रम में 1764 ईस्वी में जॉन के ने नामक ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया। स्पिनिंग जेनी एक माध्यम है जिससे कपड़ा बुनने का कार्य किया जाता है। जैसे यहाँ पे भारत में कपड़ा बुनने का बहुत सारा मशीन है अभी भी जो प्रचलित है, जिससे कढ़ाई का काम किया जाता है औरतों के द्वारा या यहाँ के बुनकर के द्वारा। कपड़े में तरह तरह का डिजाइन दिया जाता है, जैसे लोगो, जो भी कपड़ा में जैसे ड्रेस में लोगो बनाया जाता है तो क्या होता है, बुनकर के द्वारा बनाया जाता है। जो डिजाइनर रहते हैं अभी उनके द्वारा बनाया जाता है। तो पहले क्या था, तो कपड़ा को हाथ से बुना जाता था, हाथ से बुनने का काम किया जाता था। तो जो अंग्रेज था 1764 ईस्वी में क्या किया, अंग्रेज जॉन केने ने क्या किया, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया। ठीक है, उसके बाद
भाप इंजन का आविष्कार हो गया। कपड़ा का बुनकर के साथ साथ भाप इंजन का आविष्कार 1786 ईस्वी में आर्किराइट ने किया। आविष्कारक का हम लोग एक चैप्टर और पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे सिलाई मशीन का आविष्कार कौन किया? सिलाई मशीन, इलास्टो, रिवॉल्वर, कोल्ट, सेफ्टी रेजर, जिलेट, थर्मामीटर का फारेनहाइट, ट्रांजिस्टर का डब्ल्यू साइकिल, टाइपराइटर का पेलेग्रीन टेली। तो ये सब क्या थे? इंग्लैंड के जो थे वैज्ञानिक थे। बहुत सारे इंग्लैंड अमेरिका के वैज्ञानिक लोग थे जो नए नए चीजों का आविष्कार कर रहे थे। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जैसे परंपरागत जो यहाँ का कपड़ा था उस पर बहुत सारा उत्पादन में कमी आने लगा। जो परंपरागत बुनकर थे उनका बाजार धीरे धीरे धीमा होने लगा। तो क्या करते थे, जो भारतीय कपड़ा का जो चल रहा था यहाँ पे बाजार 18वीं सदी के अंत तक बना रहा। 18वीं सदी तक भारतीय कपड़ों का बाजार रहा। 18वीं सदी तक पूरे विश्व में भारतीय कपड़ों का बाजार रहा। तो यहीं पे इंग्लैंड और यूरोप के अलावे बहुत सारे जो डच थे, फ्रेंच थे, ब्रिटिश थे, उन्होंने क्या किया, यूरोपीय व्यापारी कंपनी काफी मुनाफा कमाया। अब ये कंपनी क्या हुआ, भारत में चांदी लेके आता था और सूती और रेशमी कपड़ा खरीदता था। अब क्या हुआ, जब ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल को राजनीतिक सत्ता मिल गई, ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए आई थी बंगाल में। उसके बाद यहाँ पे क्या मिला, ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरा बंगाल का सत्ता मिल गया, पूरा बंगाल में उनका दबदबा हो गया। तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, कपड़े का मिल स्थापित किया, कपड़े का मिल बनाया गया। कोचीन का डच बस्ती कोचीन का है डच बस्ती, यहाँ पे कपड़े का मिल बनाया गया, जो कि इंग्लैंड के व्यापारी नए नए तरीके से कपड़े बुनाई का काम शुरू किए। अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं कि बुनकर कौन थे, यानी कि यहाँ पे बुनाई का काम कौन करते थे। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि बुनकर कौन थे। तो जो कपड़े बुनने का काम करते थे, मूल रूप से हम लोग कह सकते हैं जो भारत में कपड़े का बुनाई का काम करते थे उन्हें बुनकर कहा जाता था। तो ये क्या होता था, जो कारीगर होता था, जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आता था। जैसे बुनकर जैसे होता है, यहाँ पे अभी कोई भी हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे किसी के यहाँ है नाई, तो नाई क्या होता है, पूर्वज से चला आता है, उसका बाप दादा परदादा से चला आता है। वैसे ही बुनकर का काम था कि अगर एक कोई सीख लिया, एक कोई बहुत अच्छे तरीके से कारीगर सीख लिया, तो उसका आने वाला पीढ़ी दर पीढ़ी इस काम को करता था कारीगर। तो इसका एक समुदाय होता था जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी इसी हुनर को आगे बढ़ाता था। तो ये कहाँ था, बंगाल का तांती में था और उत्तर भारत के जुलाहे था। बंगाल का तांती और उत्तर भारत के जुलाहे ये अधिकतर बुनकर का काम किया करते थे। कपड़े बुनने का काम कौन करते थे, ये थे बंगाल के तांती, उत्तर भारत के जुलाहे या मोमिन, और दक्षिण भारत का कैकोला तथा देवांग समुदाय बुनकरी के लिए प्रसिद्ध था। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि सूत काटने का जो पहला चरण था ये कैसा था। तो क्या होता था, यहाँ पे भारत में लकड़ी का बनाया रहता था चरखा, उससे सूत काटने का काम किया जाता है। हम लोग देखे हैं महात्मा गांधी खुद अपना रस्सी बनाते थे, अपने से चरखा चलाते थे। तो उन्होंने चरखा चला के क्या दिया, भारतीयों को ये सीख दिया कि आत्मनिर्भर, अभी भारत में लागू किया गया आत्मनिर्भर भारत, भारतीय सरकार के द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा क्या बोला गया है कि आत्मनिर्भर बने। तो ये नारा महात्मा गांधी के द्वारा ही 1947 में दे दिया गया था। उनके द्वारा ये सीख दे दिया गया था कि हम लोगों को खुद से अपना काम करना है, कपड़ा बुनने का काम या फिर जितना भी काम रहता है, इससे नहीं कि सिर्फ चरखा चला रहे थे महात्मा गांधी। उनका कहना था कि सिर्फ रस्सी काटो, इससे रिलेटेड नहीं था। कहना क्या था कि यहाँ के जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, जो यहाँ जिनके हाथ में हुनर है, उन लोग अपना काम खुद से करें, ना कि मशीन पर डिपेंडेंट रहे। जो कपड़ा काटने का बहुत सारा कारखाना था उस पर डिपेंडेंट नहीं रहे। तो सूत काटना क्या था, कपड़ा उत्पादन का पहला चरण था। अभी काम कौन करता था, अधिकतर महिला के जिम्मे रहता था चरखा चलाना। घर में तकली पाया जाता था, सभी के घरों में जो बुनकर होते थे उनके घर में चरखा और तकली, ये बुनकर का काम करने का चीज था। चरखा और तकली औजार था, भारतीय औजार बोल सकते हैं, जिससे बुनकर का काम करते थे। तो रस्सी बनाने का काम कौन करता था, अधिकतर महिलाएं करती थी, जो बुनकर होते थे, यानी कि जो जुलाहे, बंगाल के तांती, इन सब के
घर में जो महिलाएं होती थी वो कपड़े बुनने का काम करती थी, यानी कि धागा बनाने का काम करती थी। और उसके बाद जो परमानेंट वहाँ का कारीगर बुनकर रहते थे उनके परिवार में, उन लोग कपड़ा बुनने का काम करते थे। तो इन लोगों का क्या क्या था, ये अपना पेशा था। अब इसमें आते हैं हम लोग कि बुनकर एक कपड़ा काटने या रस्सी बनाने के अलावे इनका काम था कलर करने का काम, रंगने का काम। तो जो कपड़ा रंगते थे उनको भी बुनकर बोला जाता था। कपड़े का कलर करने का काम करते थे। रंगीन कपड़ा बनाने के लिए बुनकर क्या करते थे, चिप्पीगर नामक माहिर कारीगर की जरूरत होती थी। जो कपड़ा में रंग चढ़ाते थे उसको हम लोग बोलते हैं चिप्पीगर। तो चिप्पीगर का जरूरत पड़ता था हम लोगों को कब, जब कपड़ा में रंग चढ़ाना हो तो चिप्पीगर कारीगर का जरूरत पड़ता था। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो ये क्या था, चिप्पीगर क्या था, रंग चढ़ाने का काम। तो बुनकर लोग का रोजी रोटी का काम क्या था, अपना सूत काटना, बुनकर का काम करना, इनसे इनका रोजी रोटी चलता था। अब हम लोग देखते हैं कि भारतीय कपड़े का धीरे धीरे यहाँ पे पतन होने लगा। तो पतन का कारण क्या था, तो पतन का यहाँ पे कारण था अंग्रेजों ने क्या किया, यहाँ पे मिल स्थापित कर दिया। तो हाथ क्या हुआ, मजदूरों का हाथ कट गया। मजदूर अपने हाथ से जो काम करके विदेश में अपना व्यापार कर रहे थे वो धीरे धीरे मंद पड़ने लगा। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारतीय कपड़े का पतन कैसे हुआ। तो हम लोग क्या देखें, अंग्रेजों ने यहाँ के कपड़े का बहिष्कार कर दिया। जैसे हम लोग चाइनीज सामान का बहिष्कार करते हैं, चाइना का माल अभी जैसे भारत के लोग बहुत सारे राज्यों में चाइना का माल का बहिष्कार किया गया है। तो इससे हम लोग समझते हैं क्या हुआ कि जैसे जैसे यहाँ पे अंग्रेजों का वर्चस्व बढ़ने लगा, यानी इंग्लैंड के लोगों का वर्चस्व बढ़ने लगा, अंग्रेजों का वर्चस्व बढ़ने लगा। तो इसके साथ क्या हुआ, हम लोग 80वीं शताब्दी का बात करते हैं। ओके, 1830 के दशक का बात करते हैं। 1830 के दशक तक क्या हुआ, जितना भी बाजार था, यानी कि भारतीय बाजार था, वो इंग्लैंड के द्वारा बनाए हुए कपड़ों से भर गया, पूरा मार्केट भर गया। इंग्लैंड क्या किया, मिल बैठा दिया और कपड़े का बाजार यहाँ पे उतार दिया। क्यों उतार दिया, यहाँ का जो कपड़ा था वो विदेश जा रहा था। तो उन्होंने क्या किया, उस व्यापार को ठप करने के लिए इंग्लैंड खुद कपड़ा बनाने लगा मिल के द्वारा। और 1830 के दशक तक जैसे 100% में 80% जो क्या हुआ, 80% लोग क्या करते थे, इंग्लैंड से बना हुआ सूती कपड़े पहनने लगे, इंग्लैंड के द्वारा बनाए गए सूती कपड़े पहनने लगे। तो 1830 के दशक के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे यहाँ का बाजार खत्म हो गया। यहाँ का बाजार खत्म होने से क्या हुआ, जितने भी बुनकर थे वो बेरोजगार हो गए। उनके लिए क्या हुआ, आय का समस्या खड़ा हो गया, बेरोजगारी आ गई, भूखमरी हो गई। इनका पूरा पूर्वज जो था कपड़ा बुनने का काम करता था, सूती कपड़ा बनाने का काम करता था, और जो धागा बनता था, रस्सी बनता था, यानी कपड़ा का धागा बनाने का काम या रंगने का काम करता था। ये सब धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ विलुप्त होने लगा, खत्म होने लगा। लेकिन जो हथकरघा उद्योग था वो अभी भी यहाँ पे कायम था। जिन्हें हाथ से बुना हुआ कपड़ा पहनने का शौक था वो क्या होते थे, भारतीय बाजार की ओर अट्रैक्ट होते थे, आकर्षित होते थे। लेकिन जो यहाँ का सूती कपड़ा था वो क्या हुआ, 80% खत्म हो चुका था। 80% बाजार जो था यहाँ पे सूती कपड़ों का भारत में खत्म हो चुका था। इंग्लैंड के द्वारा बनाए हुए सूती कपड़े यहाँ पे ज्यादातर चलने लगे। अब हम लोग देखते हैं क्या, धीरे धीरे हालत खराब होने लगा। सूती कपड़ा जो काटते थे उनका हालत खराब होने लगा। लेकिन बाजार में हथकरघा उद्योग क्या हुआ, पूरा तरह खत्म नहीं हुआ था। इसके वजह से कुछ कपड़ा का जो किस्म था वो मशीन पर नहीं बन सकता था। ठीक है, जैसे 19वीं सेंचुरी में हम लोग देखते हैं पश्चिम भारत का शहर था सोलापुर और दक्षिण भारत का मदुरई। पश्चिम में सोलापुर, महाराष्ट्र का शहर है सोलापुर और एक शहर है मदुरई। यहाँ पे हथकरघा उद्योग यानी हाथ से बनाए हुए कपड़ों का चलन, हाथ से कपड़े बनाने का उद्योग सबसे ज्यादा था। कहाँ पे, सोलापुर। ये पश्चिम महाराष्ट्र का शहर है सोलापुर, मदुरई आंध्र प्रदेश का शहर है। तो हम लोग देखते हैं कि जो मदुरई शहर था वो बुनकर का केंद्र बन चुका था। क्या हुआ, फिर राष्ट्रीय आंदोलन हुआ महात्मा गांधी के द्वारा। तो उन्होंने क्या किया, जैसे इंग्लैंड ने
यहाँ पे बहिष्कार करना शुरू किया, इंग्लैंड के द्वारा बहिष्कार किया गया। वैसे ही महात्मा गांधी ने क्या किया, महात्मा गांधी ने पूरे भारत में आह्वान किया कि जो विदेशी कपड़े हैं, यानी कि जो इंग्लैंड से या यूरोप के बाजार से कपड़े बनकर आए हैं, उनका हम बहिष्कार करें। ओके, तो क्या हुआ, धीरे धीरे महात्मा गांधी के आह्वान पर आयातित कपड़ा, यानी कि जो भारत में निर्यात होता था, उनका बहिष्कार होने लगा। और महात्मा गांधी ने सभी लोगों से आह्वान किया कि हाथ से बनाए हुए कपड़ा पहने हम लोग, यानी हाथ से बुने हुए कपड़ा हम लोग यूज करें। इससे क्या होगा, हमारे देश में जो हथकरघा उद्योग है उसको व्यापक रूप से बढ़ने का अवसर मिलेगा और लोग ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे क्या होंगे, रोजगार के लिए उस चीज को अपनाएंगे। तो 1931 में क्या हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा उस टाइम का जो पार्टी था, यानी कि यहाँ का जो राष्ट्रीय पार्टी था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसके द्वारा एक झंडा बनाया गया, एक झंडा देश में लागू किया गया। उसके बीच में क्या दिया गया, चरखा को जगह दिया गया, जिससे लोगों को ये बताया जाए कि चरखा हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, हाथ से कपड़ा बुनना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और खुद का काम कितना महत्वपूर्ण है। क्या हुआ, हथकरघा उद्योग यहाँ कहाँ बढ़ा, वर्तमान में मुंबई में बढ़ा, अहमदाबाद, नागपुर, सोलापुर में। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र एरिया में कारखाने बढ़े, हथकरघा उद्योग के कारखाने। ओके, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि सूती कपड़ा मिल का उदय कैसे हुए। भारत में पहला सूती कपड़ा का मिल 1854 ईस्वी में मुंबई में पहला सूती कपड़ा मिल का उद्योग स्थापित किया गया। 1854 ईस्वी में कपड़ा मिल का बंबई में स्थापना किया गया। ये क्या था, कताई मिल था। अब 19वीं सदी में क्या हुआ कि 19वीं सदी की शुरुआत में भारत से इंग्लैंड और चीन को जो यहाँ से कच्चा कपास निर्यात होता था, उसका एक बंदरगाह बन गया हमारा मुंबई, यानी कि चीन में जो यहाँ से निर्यात किया जाता था, चीन और इंग्लैंड, इसका मेन जो सेंटर बन गया वो कौन बन गया, मुंबई, 1854 ईस्वी में। अब हम लोग देखते हैं कि बंबई पश्चिम भारत का क्या था, मिट्टी, काली मिट्टी, यानी कि कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा होता था। यहाँ काली मिट्टी की विशाल पट्टी कहा जाता था। अब क्या होता था, धीरे धीरे यहाँ पे कपास की खेती बढ़ने लगी। कपास की खेती बढ़ने से क्या हुआ, ज्यादातर जो मजदूर थे यहाँ, यानी कि ज्यादातर महिलाएं होती थी मजदूर, उनका क्या था, पेशा था। अब हम लोग देखते हैं डिटेल से इसको समझते हैं। जैसे मिल आया, मुंबई में मिल का स्थापना किया गया, तो भारतीय मजदूर यानी कि बुनकर कहाँ चले गए, मिलों में चले गए। इनमें सबसे ज्यादा महिलाएं थी जो कपड़ा मिलों में काम करने का ज्यादातर काम करती थी। तो धीरे धीरे इस मिल को बढ़ावा देने लगा गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा। तो इससे क्या हुआ, इंग्लैंड का व्यापार, इंग्लैंड भी मिल स्थापित करने लगा। सबसे पहले मुंबई में किया, उसके बाद गुजरात में किया। धीरे धीरे मिल यहाँ पे बढ़ने लगा, यानी कि इंग्लैंड का बाजार बढ़ने लगा। अहमदाबाद में पहला कारखाना 1861 में खुला। 1861 में अहमदाबाद शहर में, अहमदाबाद हमारा गुजरात में पड़ता है, अहमदाबाद में खोला गया 1861 में। तो यहाँ पे क्या हुआ, भारत के जो महिलाएं थी और पुरुष थे, उन्होंने क्या किया, मिलों में काम करना शुरू किया। तो धीरे धीरे क्या हुआ, संयुक्त प्रांत कानपुर कहा जाता है, वहां भी हमारा खुल गया कानपुर, यानी कि पूरा महाराष्ट्र एरिया और उत्तर भारत का कानपुर हम लोग बोल सकते हैं। कानपुर में कब, 1861 में यहाँ भी अहमदाबाद और कानपुर में 1861 में मिल का स्थापना किया गया। ओके, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि टीपू सुल्तान, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों को पढ़ना है टीपू सुल्तान की तलवार और बुर्ज स्टील। ओके, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं स्टील उद्योग के बारे में पढ़ते हैं कि स्टील का भारत में कहाँ पे उद्योग सबसे ज्यादा था और यहाँ पे क्या बेनिफिट था स्टील उद्योग का। तो हम लोग एक कहानी देखते हैं कि टीपू सुल्तान का जो तलवार था उसके बारे में बोला जाता है कि उनका तलवार इतना शक्तिशाली था, ऐसे लोहे का बना हुआ था जिससे वक्ष स्थल को भी अच्छे से भेदा जा सकता था, यानी कि सेफ्टी जो लगाया हुआ है अपने स्टील बॉडी जिसको हम लोग बोल सकते हैं, स्टील बॉडी को भी भेदने का काम टीपू सुल्तान का तलवार करता था।
टीपू सुल्तान का तलवार। तो इसका कारण क्या था, इसमें लौह की मात्रा सबसे ज्यादा थी, लौह अयस्क की मात्रा सबसे ज्यादा थी। 1799 के तक शासन किए टीपू सुल्तान ने अपने राज्य में, मैसूर में इन्होंने शासन किया। तो इन्होंने क्या किया कि अपने जो स्टील था वो कहाँ से बनाया, अब हम लोग देखेंगे स्टील इन्होंने कहाँ से लाया था। तो हम लोग कहानी एक देखते हैं कि भारत में स्टील का खोज सबसे ज्यादा हो रहा था, स्टील उद्योग, लौह उद्योग के बारे में सबसे ज्यादा खोज कर रहे थे। तो जमशेद जी टाटा एक दिन घूमते घूमते क्या हुआ, छत्तीसगढ़ चले गए। छत्तीसगढ़ आए तो उन्होंने वहां पे सर्च करना शुरू किया कि हमारा उद्योग कितना चलेगा, यानी स्टील का उद्योग कितना चलेगा। तो उन्होंने क्या देखा कि धीरे धीरे वो आगे बढ़े। तो आगे बढ़ने के बाद उन्होंने क्या देखा, यहाँ पे व्यापक भंडारण है। तो उन्होंने, किसी ने उन्हें देखा कि ये खोज करने के लिए आए हैं, स्टील की खोज करने के लिए आए हैं। तो बहुत सारी महिलाएं थी, लौह अयस्क चुन चुन कर ले जा रही थी अपने बाड़े में, अपने खेतों से चुन चुन के ले जा रही थी। तो जमशेद जी नौरोजी भाई टाटा जी ने क्या किया, उन्होंने पूछा उनसे। तो वे एक रजहारा की पहाड़ियां थी जो दुनिया का सबसे बेहतरीन अयस्क के लिए जाना जाता है, रजहारा की पहाड़ियां। तो उन्होंने देखा यहाँ पे सबसे ज्यादा भंडारण है, अयस्क का, लोहा का सबसे ज्यादा भंडारण है। तो उन्होंने कहा आया, अभी वर्तमान में हमारा टाटा, जो कि 1912 ईस्वी में टाटा स्टील का वहां पे निर्माण किया गया। तो निर्माण करने से पहले क्या था, वहां पे पानी का संकट बहुत ज्यादा था, पानी का संकट बहुत ज्यादा था। किस किनारे, छत्तीसगढ़ के किनारे। तो उन्होंने क्या देखा कि हमारा जो यहाँ पे, जिसे अभी वर्तमान में जमशेदपुर कहा जाता है, जमशेदपुर शहर क्या है, सुवर्ण रेखा के तट पे बसा हुआ है, सुवर्ण रेखा नदी के तट पर। तो जमशेद जी ने क्या देखा कि यहाँ हमें अच्छे तरीके से पानी का सप्लाई मिल सकता है कंपनी के लिए, ये सूखा इलाका नहीं है। और वो छत्तीसगढ़ का इलाका कारखाना चलाने के लिए किसी भी तरीके से सही नहीं था, वो इलाका सूखा था, कहीं आसपास पानी नहीं था। तो उन्होंने क्या देखा, स्टील संयंत्र को स्थापित करने के लिए सुवर्ण रेखा नदी का तट देखा, यानी कि अभी का वर्तमान जमशेदपुर, जिसे इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है। ओके, भारत का पीटर्सबर्ग भी जमशेदपुर को कहा जाता है, जमशेदपुर इज ए पीटर्सबर्ग ऑफ इंडिया। ओके, तो 1904 ईस्वी में यहाँ कारखाना बनाया गया। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को का स्थापना 1912 में किया गया। टाटा टिस्को का स्थापना, टाटा इंडियन स्टील कॉर्पोरेशन टिस्को का स्थापना 1912 ईस्वी में किया गया। तो टाटा कहाँ था, टाटा को अभी वर्तमान में जमशेदपुर के नाम से जानते हैं, ये सुवर्ण रेखा के नदी के तट पर है। तो टिस्को का स्थापना के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे हालत बदलने लगा। 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ। अब विश्व युद्ध में क्या हुआ, ब्रिटेन में बनने वाले जितने भी इस्पात थे उन्हें यूरोप में युद्ध संबंधित सामग्री के बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, ब्रिटिश स्टील का मात्रा में भारी गिरावट आ गया। 1914 विश्व युद्ध में क्या हुआ, अंग्रेजों के द्वारा बहुत ज्यादा हथियार बनाया जाने लगा। तो हथियार बनाने से क्या हुआ कि उन लोगों का अपना कमी होने लगा, जितने भी वो लोग आयरन बनाते थे, आयरन, जस्ता और जितने भी अल्मुनियम बनाते थे, उनको कमी पड़ने लगी। तो कमी पड़ने के कारण क्या हुआ, उन्होंने भारतीय स्टील का प्रयोग करना शुरू किया। तो किसी भी चीज का जब प्रयोग बढ़ता है तो उसका मांग भी, बाजार भी बढ़ता है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, टाटा स्टील फलने फूलने लगा। 1914 का विश्व युद्ध भारत के लिए इसीलिए कहा गया है, भारत के लिए विश्व युद्ध जो था वो क्या हुआ, गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके आया। ओके, वहां जितने भी अंग्रेज का अर्थव्यवस्था था, उनका हथियार था, धीरे धीरे क्या हुआ, डाउन होने लगा। डाउन होने के बाद क्या हुआ, भारत में बनने वाले स्टील, लोहे का मांग बढ़ने लगा। तो उसी क्रम में हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, यानी कि 1958 ईस्वी में, यानी कि आजादी के बाद हैवी इलेक्ट्रिकल कॉर्पोरेशन HEC का स्थापना किया गया। HEC क्या था, हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड था, जो आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू आजादी के बाद किसके सहयोग से, रूस के सहयोग से, यानी भारत का जो सबसे प्रिय मित्र था रूस, उसके सहायता से यहाँ HEC का स्थापना किया गया 1958 ईस्वी में। तो जैसे ही HEC का स्थापना किया गया तथा टिस्को का स्थापना किया गया, इससे क्या हुआ,
यहाँ पे बेरोजगार लोगों को, जितने भी बेरोजगार लोग थे जो कि बुनकर के लिए जाने जाते थे या फिर जितने बुनकर समुदाय से आते थे, उन लोगों को अच्छी जॉब मिल गई। उन लोगों के सहायता से क्या हुआ, उन लोगों के द्वारा जो उजड़ा हुआ व्यवस्था था, अर्थव्यवस्था, वो फिर से फलने फूलने लगा। तो बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिल गया, पानी का समस्या खत्म हो गया। क्यों? जमशेदपुर जो था वो सुवर्ण रेखा नदी के तट पर था। लेकिन छत्तीसगढ़ क्या था, छत्तीसगढ़ में भी स्थापना किया जाता है स्टील का, लेकिन यहाँ पानी का भारी समस्या था, पूरा चारों तरफ सूखा पड़ा हुआ था। तो बिना वाटर का हम उद्योग नहीं लगा सकते हैं। वाटर जो है मेन सोर्स ऑफ फैक्ट्री है, यानी कि उद्योग है। और दुनिया का सबसे बेहतरीन अयस्क जो पाया जाता है वो रजहारा में पाया जाता है। 1912 ईस्वी में टाटा उद्योग का स्थापना किया गया। 1958 ईस्वी में, यानी कि आजादी के बाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू की सहायता से तथा रूस की सहायता से हैवी इलेक्ट्रिकल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का स्थापना किया गया, HEC का स्थापना किया गया। ओके, तो आज हम लोग देखें कि कैसे यहाँ पे सूती वस्त्र का पतन हुआ या फिर सूती वस्त्र का बाजार यहाँ पे कितना था। हम लोग पढ़े कि 1740 ईस्वी तक पूरा भारत का कब्जा था, पूरे वर्ल्ड में, यानी कि पूरे दुनिया में भारत का सूती वस्त्र का बोलबाला था। लेकिन 1830 आते आते क्या हुआ, 80% बाजार क्या हुआ, इंग्लैंड के कपड़ों से भर गया। ओके, जैसे अभी 100% हम बोल सकते हैं, सॉरी 100% नहीं बोलते हैं, 99% तो बोल सकते हैं चाइनीज सामान है। अभी हम लोग अपने घर में अगर झांकते हैं तो 99% सामान हम लोगों को मिल जाएगा चाइना का। जितना भी रिकॉर्डिंग के लिए फ़ोन का यूज किया जा रहा है, माइक का, खुद मेरा माइक चाइनीज माइक है 50 रुपये का। तो हम लोग देखें कि कैसे इंग्लैंड का जो बाजार था वो भारतीय बाजारों पे कब्जा किया। 80% बाजार सूती कपड़ों से भर गया था 1830 तक। लेकिन इससे 100 साल पहले अगर हम लोग जाते हैं 1740 ईस्वी तक, तो क्या हुआ था कि पूरा वर्ल्ड में, यानी कि पूरे दुनिया में, डच, फ्रांस, फ्रेंच, रूस या फिर चाइना या फिर यूरोप, मतलब दूसरे महाद्वीप तक भी भारतीय बाजारों का, भारतीय वस्त्रों का बाजार था। ओके, थैंक यू। आज का क्लास में इतना ही।